In continuation of the last videos on atomic structure of BSc Part 1 Inorganic Chemistry, in this video we are going to study about effective nuclear charge, that is प्रभावी नाभिकीय आवेश। किसी बहु इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु में उपस्थित संयोजकता इलेक्ट्रॉन नाभिकीय आवेश के कारण तो आकर्षित होती ही है, परंतु आंतरिक कोशों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा प्रतिकर्षित होते हैं। फलस्वरूप ये इलेक्ट्रॉन वास्तविक नाभिकीय आवेश की तुलना में कम आकर्षण महसूस करते हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि आंतरिक इलेक्ट्रॉन नाभिक को स्क्रीन कर लेते हैं। फलस्वरूप बाह्य इलेक्ट्रॉन नाभिक का कम आकर्षण महसूस करते हैं। बाह्य इलेक्ट्रॉन द्वारा महसूस किए जाने वाले आकर्षण को उसका प्रभावी नाभिकीय आवेश कहते हैं। इसे ZEF से प्रदर्शित किया जाता है, यानी Z इफेक्टिव। गणितीय रूप में इसे निम्न प्रकार से दर्शाया जाता है: Z इफेक्टिव इज इक्वल टू Z एक्चुअल माइनस S, जहाँ S आवर्णी स्थिरांक है, यानी स्क्रीनिंग कांस्टेंट है, जिसका परिणाम यह प्रकट करता है कि परमाणु का अमुक इलेक्ट्रॉन परमाणु के अन्य इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा नाभिकीय आवेश से कितनी मात्रा में परिरक्षित रहता है। S के मानों को ज्ञात करने के लिए 1930 में स्लेटर ने एक आनुभाविक नियम यानी एम्पिरिकल रूल दिया, जिसे स्लेटर का नियम कहा जाता है। इसके अनुसार परमाणु में उपस्थित विभिन्न कक्षकों का निम्न प्रकार से समूह बना लेते हैं, जो कि नाभिक की ओर से प्रारंभ होता है। 1s, दूसरा समूह 2s2p, तीसरा समूह 3s3p, चौथा समूह 3d, फिर 4s4p, फिर 4d, फिर 4f, फिर 5s 5p आदि। sp इलेक्ट्रॉन्स के समूह के लिए आवरण स्थिरांक यानी s का मान निम्नलिखित योगदानों का जोड़ होता है। पहला, जिन इलेक्ट्रॉन्स के समूह के लिए s का मान ज्ञात करना होता है, उसके दाईं ओर जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका कोई योगदान नहीं होता है। यदि 1s कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स के लिए s का मान ज्ञात करना होता है तो अन्य इलेक्ट्रॉन्स का योगदान 0.30 प्रति इलेक्ट्रॉन होता है। यदि ns np कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स के लिए s का मान ज्ञात करना हो तो अन्य इलेक्ट्रॉन्स का योगदान 0.35 प्रति इलेक्ट्रॉन होता है। n-1 कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स का योगदान 0.85 प्रति इलेक्ट्रॉन होता है तथा n-2 कोश तथा अन्य आंतरिक कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स का योगदान 1.0 प्रति इलेक्ट्रॉन होता है। d अथवा f इलेक्ट्रॉन्स के लिए 2, 1 तथा 2 नियम तो इसी प्रकार लागू होते हैं, लेकिन 2 सेक्शन 3 तथा 2 सेक्शन 4 नियमों के स्थान पर सभी आंतरिक इलेक्ट्रॉन्स के लिए योगदान 1 होता है। यानी d तथा f इलेक्ट्रॉन्स के लिए सेकंड का 1 पार्ट तथा सेकंड का सेकंड पार्ट तो एज यूजुअल लागू होता है, लेकिन सेकंड का जो थर्ड पार्ट तथा सेकंड का जो फोर्थ पार्ट है उस पर सभी आंतरिक इलेक्ट्रॉन्स के लिए योगदान 1.0 होता है। फॉर एग्जाम्पल, हीलियम परमाणु के लिए प्रभावी नाभिकीय आवेश, हीलियम का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है 1s2, s इज इक्वल टू 1 इंटू 0.30 इज इक्वल टू 0.30 और z इफेक्टिव आता है z माइनस s इज इक्वल टू 2 माइनस 3.0 इज इक्वल टू 1.70। अब हम नाइट्रोजन परमाणु का देखते हैं। तो नाइट्रोजन परमाणु का जो एटॉमिक नंबर है वो 7 है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3 है। तो इसके p इलेक्ट्रॉन के लिए s इज इक्वल टू 4 इंटू 0.35 प्लस 2 इंटू 0.85, इट कम्स टू बी 1.40 प्लस 1.70। सो s का मान आता है 3.10 और z इफेक्टिव का मान आता है z माइनस s, यानी 7 माइनस 3.10 इज इक्वल टू 3.90। और 1s इलेक्ट्रॉन के लिए s इज इक्वल टू 1 इंटू 0.30 इज इक्वल टू 0.30 और z इफेक्टिव आता है z माइनस s, यानी 7 माइनस 0.30 इज इक्वल टू 6.70। क्रोमियम परमाणु के लिए अगर हम देखें तो इसका एटॉमिक नंबर 24 है और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s1। इसके 3d इलेक्ट्रॉन के लिए स्लेटर के अनुसार क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न प्रकार लिखेंगे: 1s2 2s2 2p6 सेकेंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप 3s2 3p6, फोर्थ ग्रुप 3d5 और फिफ्थ ग्रुप 4s1। यहाँ 4s का कोई योगदान नहीं होगा और 3d कक्षक में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, अतः s का मान आएगा 4 इंटू 0.35 प्लस
18 इंटू 1.0 इक्वल टू 19.40 और Z इफेक्टिव का मान आएगा Z माइनस एस यानी 24 माइनस 19.4 दैट इज Z इफेक्टिव इक्वल टू 4.60। किसी आयन या परमाणु की परिधि पर प्रभावी नाभिकीय आवेश, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑन सर्कमफ्रेंस ऑफ एनी आयन और एटम। यदि किसी परमाणु या आयन की परिधि यानी पेरिफेरी पर प्रभावी नाभिकीय आवेश ज्ञात करना हो तो उसके लिए परमाणु या आयन में उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉन्स के आवरण को विचाराधीन रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नाइट्रोजन परमाणु की परिधि पर Z इफेक्टिव ज्ञात करने के लिए नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो है 1s2 2s2 2p3। इसके लिए S का मान आता है 5 इंटू 0.35 प्लस 2 इंटू 0.85, सो द टोटल कम्स टू बी 3.45 और Z इफेक्टिव का मान आता है Z माइनस एस दैट इज 7 माइनस 3.45 इक्वल टू 3.55। अतः नाइट्रोजन परमाणु की परिधि पर Z इफेक्टिव का मान आया 3.55। अब हम क्रोमियम जिसका एटॉमिक नंबर 24 है उसकी परिधि पर Z इफेक्टिव ज्ञात करने के लिए देखें तो क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s1। इसके लिए S का मान आता है 1 इंटू 0.35 प्लस 5.8 इंटू 0.85 प्लस 10 इंटू 1.0 इजगल टू 21.40। अतः Z इफेक्टिव का मान आता है Z माइनस एस इजगल टू 24 माइनस 21.4 इजगल टू 2.60। अतः क्रोमियम की परिधि पर Z इफेक्टिव की वैल्यू आई 2.60। अब हम आते हैं एप्लीकेशंस ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज दैट इज एप्लीकेशन ऑफ स्लेटर्स रूल। धनायन का आकार परमाणु से छोटा होना। सोडियम परमाणु तथा सोडियम आयन में सोडियम आयन का आकार सोडियम से छोटा होता है। सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 1s2 2s2 2p6 3s1 तथा सोडियम आयन का है 1s2 2s2 2p6। अब सोडियम और सोडियम आयन के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए अगर हम Z इफेक्टिव का मान देखें तो सोडियम एटम के लिए आता है 11 माइनस देन विद इन द ब्रैकेट्स 0 इंटू 0.35 प्लस 8 इंटू 0.85 प्लस 2 इंटू 1.0, सो इट कम्स टू बी 2.2 और Z इफेक्टिव अगर हम सोडियम आयन का देखें तो आता है 11 माइनस 7 इंटू 0.35 प्लस 2 इंटू 0.85, इट कम्स टू बी 6.85। अतः Z इफेक्टिव सोडियम आयन का 6.85 है जो कि सोडियम मेटल की सोडियम एटम की तुलना में बहुत ज़्यादा है। अतः सोडियम प्लस आयन का जो आकार है वह सोडियम परमाणु की तुलना में छोटा होगा। आयोडाइन का जो आकार होता है वह परमाणु की तुलना में बड़ा होता है। क्लोरीन परमाणु का आकार क्लोराइड आयन की तुलना में छोटा होता है। सो क्लोरीन परमाणु का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 तथा क्लोराइड आयन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अगर हम इन दोनों के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए Z इफेक्टिव के मान देखें तो जो क्लोरीन एटम का Z इफेक्टिव मान है वो आता है 17 माइनस देन विद इन द ब्रैकेट्स 6 इंटू 0.35 प्लस 8 इंटू 0.85 प्लस 2 इंटू 1.0, सो द Z इफेक्टिव फॉर क्लोरीन कम्स टू बी 6.10। अब अगर हम क्लोराइड आयन का Z इफेक्टिव का मान देखें तो उसकी वैल्यू आती है 17 माइनस विद इन द ब्रैकेट्स 7 इंटू 0.35 प्लस 8 इंटू 0.85 प्लस 2 इंटू 1.0, सो द टोटल वैल्यू कम्स टू बी 5.75। सो इस कैलकुलेशन से स्पष्ट है कि क्लोराइड आयन के लिए Z इफेक्टिव का मान क्लोरीन एटम से कम है। अतः क्लोराइड आयन का जो आकार है वह बड़ा होगा और क्लोरीन एटम का छोटा होगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 3D कक्षक की तुलना में पहले 4s की पूर्ति। आर्गन जिसका एटॉमिक नंबर 18 है और उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 है। पोटेशियम जो इस आर्गन के बाद आता है उसका एटॉमिक नंबर 19 है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 है, ना कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1। इस फैक्ट की व्याख्या हम Z इफेक्टिव के मान के द्वारा कर सकते हैं। यदि पोटेशियम में 19th इलेक्ट्रॉन 4s कक्षक में प्रवेश करे तो Z इफेक्टिव का मान आता है 19 माइनस विद इन द ब्रैकेट्स 0 इंटू 0.35 प्लस 8 इंटू 0.85 प्लस 10 इंटू 1.0, दैट इज Z इफेक्टिव इज इक्वल टू 2.20। और अगर यदि पोटेशियम में 19th इलेक्ट्रॉन 3D कक्षक में प्रवेश करता है तो Z इफेक्टिव का मान आता है 19 माइनस विद इन द ब्रैकेट्स 0 इंटू 0.35 प्लस 18 इंटू 1.0, दैट इज Z इफेक्टिव कम्स टू बी 1.0। तो इस कैलकुलेशन से ये स्पष्ट है कि यदि पोटेशियम में 19th इलेक्ट्रॉन 4s कक्षक में प्रवेश करता है तो Z इफेक्टिव का मान अधिक आता है, अर्थात यह वाला कॉन्फ़िगरेशन अधिक स्थायी होता है
इसलिए पोटेशियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वह 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 सही है, ना कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1। उत्तरोत्तर आयनन ऊर्जाओं की प्रवृत्ति। आयनन ऊर्जाओं का जो क्रम होता है उसमें हम देखते हैं कि जो प्रथम आयनन ऊर्जा होती है वह द्वितीय आयनन ऊर्जा से हमेशा कम होती है और द्वितीय आयनन ऊर्जा हमेशा तृतीय आयनन ऊर्जा से कम होती है। इसका कारण यह है कि जैसे जैसे परमाणु से इलेक्ट्रॉन पृथक होते जाते हैं प्रभावी नाभिक के आवेश का मान बढ़ता जाता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन पृथक करने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। प्रथम इलेक्ट्रॉन पृथक करने के बाद हम दूसरे इलेक्ट्रॉन को जब पृथक करने लगते हैं तो हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और दो इलेक्ट्रॉन्स को पृथक करने के बाद अगर हम तीसरे इलेक्ट्रॉन्स को पृथक करते हैं तो हमें और भी अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ प्रभावी नाभिक आवेश बढ़ता है, जिसके कारण फलस्वरूप परमाणु त्रिज्या घटती है, अर्थात जब हम लेफ्ट से राइट में जाते हैं तो एटॉमिक साइज घटती है। यह बंद लंबाई व बंद ऊर्जा परिकलन में भी सहायता करता है। अब हम आते हैं स्लेटर के नियम की सीमाएं, यानी लिमिटेशंस ऑफ स्लेटर्स रूल। इस नियम के अनुसार बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन आंतरिक इलेक्ट्रॉन्स को स्क्रीन नहीं करते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के अत्यधिक निकट तक जाता है तथा स्क्रीनिंग इफेक्ट डाल सकता है। इस नियम के अनुसार समान कोश के s तथा p इलेक्ट्रॉन समान स्क्रीनिंग इफेक्ट प्रदर्शित करते हैं, जबकि समान कोश के लिए s इलेक्ट्रॉन p इलेक्ट्रॉन्स की तुलना में अधिक पेनिट्रेटिंग होते हैं, अर्थात s इलेक्ट्रॉन्स का जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है वह p इलेक्ट्रॉन से अधिक होता है। अब हम इस चैप्टर को पॉइंट से समराइज करते हैं। बोर का परमाणुीय प्रतिरूप बहु इलेक्ट्रॉनिक तत्व के परमाणुीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में असफल रहा। फलस्वरूप तरंग यांत्रिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया, जिसके आधार पर कण की द्वैत प्रकृति यानी ड्वेल नेचर, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत तथा श्रोडिंगर तरंग सिद्धांत की व्याख्या की गई। डिवीजन तथा जर्मन के प्रयोग के द्वारा डी ब्रॉगली संकल्पना की पुष्टि की गई। हाइजेन तरंग दैर्ध्य तथा संवेग में जो संबंध था वो है लैम्डा h/mv। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत समीकरण है डेल्टा x इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4π। श्रोडिंगर का क्वांटम समीकरण है डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8π स्क्वायर m अपॉन h स्क्वायर विद इन द ब्रैकेट्स e माइनस u साई इज इक्वल टू 0। श्रोडिंगर का उपरोक्त समीकरण तरंग की कुल ऊर्जा, तरंग फलन साय, परमाणु एवं अणु संरचना तथा आणविक गति की व्याख्या करता है। साई स्क्वायर का मान किसी बिंदु पर इलेक्ट्रॉन्स की तीव्रता अर्थात इलेक्ट्रॉन्स के घनत्व को व्यक्त करता है। साई स्क्वायर की संभावना उस स्थान को व्यक्त करती है जहां इलेक्ट्रॉन का घनत्व अधिक हो, इसे परमाणुीय कक्षक कहते हैं। मुख्य क्वांटम संख्या के अनुसार कोश की ऊर्जा En इक्वल माइनस 2.18 इंटू 10⁻⁻18 z² अपॉन n² जूल्स होती है। एजीमुथल क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के एंगुलर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को व्यक्त करते हुए कक्षकों की जो वास्तविक संरचना को स्पष्ट करती है, और इलेक्ट्रॉन्स का जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है वो बराबर होता है h/2π √L विद इन द ब्रैकेट्स L+1। इलेक्ट्रॉन्स के चक्रण से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिससे स्पेक्ट्रम रेखाओं का विभाजन हो जाता है। इसे ज़ीमन इफेक्ट कहते हैं, जिसकी व्याख्या चुंबकीय क्वांटम संख्या द्वारा की जाती है। इलेक्ट्रॉन्स का चक्रीय कोणीय संवेग बराबर होता है h/2π √ms विद इन द ब्रैकेट्स ms+1। त्रिज्य प्रायिकता बराबर होती है प्रायिकता घनत्व इंटू कोशिकायतन इक्वल टू r² n टू L.4πr².dr। कोणीय तरंग फलन का मान एजीमुथल क्वांटम संख्या L तथा चुंबकीय क्वांटम संख्या ml पर निर्भर करता है। जिस कक्षक के लिए n+L का मान न्यूनतम होता है वहाँ इलेक्ट्रॉन सबसे पहले भरे जाते हैं। क्रोमियम, कॉपर, सिल्वर तथा गोल्ड ऑफ बॉर सिद्धांत के अपवाद हैं, और ये अपवाद हमने देखा इसलिए है क्योंकि जो स्टेबिलिटी होती है फुली फिल्ड और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल की, वह दूसरे ऑर्बिटल्स की फिलिंग के तुलना में ज़्यादा स्थायी होती है। जैसे कि हमने बताया, कंप्लीटली फिल्ड, हाफ फिल्ड तथा फिल्ड और एम्प्टी ऑर्बिटल्स अधिक स्थायी होते हैं।
किसी परमाणु में उपस्थित 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं होता है। यह पाउली का अपवर्जन नियम है। इलेक्ट्रॉन्स का युग्मन तब तक संभव नहीं है जब तक कि कक्षक अर्धपूरित नहीं हो जाते हैं। यह हंड की बहुलता का नियम है। उपकोशीय इलेक्ट्रॉन्स के प्रतिकर्षण के कारण बाह्यतम कोश पर नाभिक के आवेश का प्रभाव कम पड़ता है, जिसे शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। वह न्यूनतम नाभिक के आवेश की मात्रा जो बाह्यतम इलेक्ट्रॉन्स पर अपना प्रभाव डालती है उसे प्रभावी नाभिक के आवेश कहते हैं, जिसे Z इफेक्टिव द्वारा दर्शाते हैं, यानी ZEF। प्रभावी नाभिक के आवेश की गणना 1s कक्षक के लिए 0.30 पर इलेक्ट्रॉन होती है, ns व np कक्षक के लिए 0.35 पर इलेक्ट्रॉन होती है, n-1 कक्षक के लिए 0.85 पर इलेक्ट्रॉन होती है और n-2 कक्षक के लिए 1.0 पर इलेक्ट्रॉन होती है। धनायन का आकार उसके पैतृक परमाणु से सदैव छोटा होता है, क्योंकि प्रभावी नाभिक के आवेश का जो मान होता है धनायन के लिए अधिक होता है, और ऋणायन का आकार उसके पैतृक परमाणु से सदैव बड़ा होता है, क्योंकि प्रभावी नाभिक के आवेश का मान ऋणायन के लिए कम होता है।